ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिनवू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिनवू भी उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिनवू भी एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरे टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिनवू है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है वो आती है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिनवू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था उसमें तुम्हें चोट लग गई है, ये डी लेवल का है। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिनवू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिनवू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिनवू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिनवू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी उस लेजर बीम ने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिनवू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिनवू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिनवू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिनवू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजन महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजन में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजन रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजन रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजन है। ऐसे डेंजन पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिनवू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली? इस पर जिनवू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा। और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिनवू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिनवू ये बात जानता था। जिनवू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है और अब वो बड़ा स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिनवू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिनवू और जूही एक और स्टैचू के पास
पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिनवू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिनवू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है पर जिनवू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिनवू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिनवू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिनवू का पैर कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनवू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुंच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिनवू की जान बच जाती है और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिनवू का पैर कट चुका था तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रीजनरेट कर सके। और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिनवू सभी से कहता है, देखो लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग जिनवू से पूछते हैं। जिनवू कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो वो ये है, सॉन्ग उसे ही सैक्रिफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिनवू थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है। कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझाया नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही 2 लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिनवू ये देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी के जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिनवू कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा भला गेट खुल चुका है। जिनवू ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिनवू ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिनवू जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है, और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिनवू यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी। लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिनवू की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था। उसकी बॉडी पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। अब इसके बाद वो अपने हाथ देखता है और अपने पैर, उसका पैर तो वहाँ पर कटा था, लेकिन अभी उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर कोई आता है। हमें पता चलता है कि असल में हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है। ये यहाँ पर जिनवू को देखकर खुश था, पर जिनवू उसे नहीं पहचाना था। वो बताता है
कि वो कौन है। वो ये भी बताता है कि जिन्वू यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनकर जिन्वू और ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिन्वू अपने दोस्त सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से उसे अब हंटर बनने से रिटायरमेंट लेनी होगी। और साथ ही साथ जूही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उसे भी अब हंटर एसोसिएशन छोड़नी होगी। वैसे वो मैनेजर कह रहा था कि हम बहुत ही ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी जो लोग भागे थे उन्होंने एक दूसरे हंटर ग्रुप को ये सब बताया और वहाँ से निकल गए, लेकिन वो दूसरा हंटर ग्रुप डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उसे तुम पड़े हुए मिले, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। उन्हें कोई भी स्टैचू या फिर कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिखा जिसके बारे में सभी तुम्हारे ग्रुप बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए वो लोग झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। इस वजह से इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ रहा था। वैसे वो इस बात से भी शॉक थे कि आखिर वहाँ पर जिन्वू जिंदा बच कैसे गया, क्योंकि जिन्वू कमजोर है और उसका जो साथी है वो वहाँ पर मरा पड़ा था और जिन्वू पूरी तरह से ठीक है, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। यहाँ पर मैनेजर कह रहा था कि हमें इस पर शक है कि शायद तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। जिन्वू को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन कभी अवेकनिंग कर ले तो वो भी एक हंटर बन सकता है, एक अच्छे लेवल का हंटर। नॉर्मली जो कम लेवल के हंटर हैं, अगर वो सेकंड लेवल की अवेकनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जिन्वू को नहीं लग रहा था कि उसने अवेकनिंग की है, क्योंकि उसे अपने अंदर कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। पर तभी मैनेजर एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में वो पावर चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जिन्वू को बस उसके ऊपर हाथ रखना था। वैसे जिन्वू खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका बहुत ही लकी डे हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैनेजर मन में सोच रहा था कि जिन्वू ने इतने खतरनाक डेंजर से सरवाइव कर लिया, इसका मतलब उसकी रैंक ए या फिर एस तो हो ही चुकी है। लेकिन अब जब जिन्वू उस डिवाइस पर हाथ रखता है तो उसके पॉइंट 10 आते हैं। जिन्वू ये सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सबसे कमजोर हंटर हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ई रैंक के हंटर होते हैं उनका स्कोर पॉइंट 70 के आसपास होता है। इसका मतलब जिन्वू का उनसे बहुत ज्यादा कम है, और जबकि ई रैंक से नीचे कुछ नहीं होता। वैसे मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी डेंजन था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो यहाँ से कहीं गायब हो गया हो, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस डेंजन को गायब होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जिन्वू अभी रूम में था, तभी उसे अपने सामने स्क्रीन दिखाई देती है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मुझे स्क्रीन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे फिर उसे लगता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखती है। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिन्वू पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मरने से पहले जिन्वू की जान बच गई, जिस वजह से जिन्वू ने एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। अब वो उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ये क्या है। इसके पहले ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। वो अभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम हर बार डेंजन में चले जाते हो और अब वहाँ से चोट खाकर आते हो। हर एक कमजोर डेंजन के बाद भी तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, जबकि बाकी सभी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर जिन्वू उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि जिन्वू ये काम किसके लिए कर रहा है। वो कहती है देखो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई चोट लगी तो उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूंगी और कोई जॉब करने लगूंगी। जिन्वू माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है। वैसे इसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ उसकी बहन को कोई स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो शॉक होते हुए पूछते है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ उसकी बहन को लगता है कि शायद जिन्वू किसी गेम वगैरह के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सिटी के अंदर देखते हैं, अचानक से जगह हिलती है और एक गेट ओपन हो जाता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। जिन्वू उनसे बच रहा था, लेकिन अब पहले गॉब्लिन को मारने की वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हो चुका था और वो किसी तरह से उन बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। अब वो खुश था कि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो जिन्वू से देखकर डर गया था। वो जानता था कि ये उन गॉब्लिन से नहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैसे फिर भी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला कर रहा था तो वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है, पर इतने में ही वो वुल्फ उसके गले पर एक स्क्रैच लगा देता है। जिन्वू ये बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो मारा गया तो सच में वो मारा जाएगा। उससे बचने का कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए अब उसे किसी तरह से दिमाग से लड़ना होगा। वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन सामने वो वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था। वो तुरंत ही हमला करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था।
अभी वो वुल्फ यहाँ दौड़ते हुए जिनवू पर हमला करने वाला था। जिनवू किसी तरह से उससे अटैक से बच जाता है, मगर वो समझ चुका था कि वो इस तरह से भाग नहीं सकता क्योंकि इस वुल्फ की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज है। अब जब वो वुल्फ फिर से जिनवू की तरफ दौड़ने के लिए आता है तो जिनवू अपना हाथ आगे करते हुए उसे पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो वुल्फ वहाँ से दूर फिक कर एक दीवार से टकरा गया था। ये देखते हुए जिनवू हैरान था। उसे जानने को मिलता है कि उसने जो पॉइंट के थ्रू अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था वो सच में काम करती है। इससे जिनवू को अपनी पावर के बारे में पता चल गया था, लेकिन अभी भी इतनी पावर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस अटैक के बाद उस वुल्फ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फिर से उठता है और जिनवू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिनवू फिर से उस पर हमला कर रहा था, पर वो समझ गया था कि उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अब वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस पर वुल्फ की रफ्तार जिनवू से कई गुना तेज हो चुकी थी। जिनवू रुककर सोचता है कि उसके पास अगर वेपन होता तो शायद वो इससे लड़ सकता था। तभी उसे अपनी सीक्रेट इन्वेंट्री के अंदर से एक मैजिकल स्वॉर्ड को समन करता है। मैजिकल स्वॉर्ड के आते ही जिनवू के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम देखते हैं कि जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जिनवू उस तलवार को आगे करते हुए उस वुल्फ को बीच में से काट देता है। उसके ऐसा करते ही अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके सामने स्क्रीन आती है जो कि कह रही थी कि उसने अपना लेवल अप कर लिया है। ये देखकर जिनवू शॉक था। वैसे अभी वो ये सोच रहा था कि आखिर उसकी इन्वेंट्री के अंदर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड क्या कर रही थी, जबकि इस तरह के वेपन तो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पर अब वो इस चीज के बारे में चिंता नहीं करता। अब वो और कुछ सोचे इससे पहले ही वहाँ पर दो और वुल्फ आ जाते हैं। जिनवू इस बार उनसे नहीं डर रहा था क्योंकि उसके पास अब तलवार है और वो उनसे बिना डरे लड़ सकता है। मगर अब जब वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिनवू देखता है कि उसकी तलवार जमीन में फंस चुकी है और निकल नहीं रही। जिनवू किसी तरह से अपनी तलवार को खींचता है पर फिर भी वो नहीं निकाल पा रहा था। जिनवू उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और एक और बार उसे जोर से खींचता है। वो निकल जाती है और वो बिल्कुल लास्ट मौके पर निकली थी। जिनवू अपनी तलवार को आगे स्विंग करते हुए पहले एक वुल्फ को हरा देता है। तभी दूसरा वुल्फ उसकी तरफ आ रहा था और जब जिनवू उसकी तरफ अपनी तलवार चलाता है तो वो वुल्फ अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिनवू को नहीं पता कि ये सिस्टम वाले गोल्ड कॉइन रियल लाइफ में कितने पैसे होते होंगे। वैसे उसने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि ये सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये डेंजन ई रैंक का डेंजन है, यानी कि सबसे कम लेवल का डेंजन है। वैसे ऐसा जिनवू को मानना था। अभी तक ऐसा कहीं पर लिखा नहीं था कि ये ई रैंक का डेंजन है। वैसे जिनवू सोच रहा था कि अगर उसे इस डेंजन से बाहर निकलना है तो उसे इसके लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन चाहिए होगा या तो फिर इस डेंजन के बॉस को हराना होगा। अब बॉस के बारे में सोचकर पहले तो वो थोड़ा सा डर गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ बॉस कितना ताकतवर होगा, पर उसे याद आता है कि इस नॉर्मल वुल्फ को हराने से उसका लेवल बढ़ रहा था। तो अगर वो किसी तरह से और भी कई सारे वुल्फ को हरा दे तो उसका लेवल इतना तो हो ही सकता है कि वो बॉस के साथ फाइट कर सके। हालांकि ये डेंजन कितना कमजोर है ये जिनवू जानता था। अब जिनवू आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। हमें जानने को मिलता है अभी सभी जो वुल्फ डर कर वहाँ से भागा था वो अपनी पूरी टीम को लेकर आ चुका है। लेकिन जिनवू इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके सामने अपनी तलवार आगे कर ली थी। हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ एक साथ आगे बढ़कर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिनवू एक के बाद एक उन्हें मारता जा रहा था। इस तरह से वो कई सारे वुल्फ को मार देता है। एक वुल्फ उसके पीछे से हमला कर रहा था। जिनवू ने उसे भी पकड़कर खत्म कर दिया था। अब सभी वुल्फ जो कि बचे हुए थे वो जिनवू को घेर लेते हैं। जिनवू को यहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करता है। उसे अब मजा आ रहा था क्योंकि इन वुल्फ को खत्म करने में उसका लेवल बढ़ते जा रहा था और वो ये भी चाहता था। इस वजह से अब जैसे ही सारे वुल्फ एक साथ हमला करते हैं तो वो एक साथ उन सभी को घुमाते हुए हमला करता है। इस वजह से एंड में सारे वुल्फ मारे जाते हैं और उससे वुल्फ असासिन का टैग मिल जाता है। वैसे जिनवू बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो खुश था कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जिसके अंदर अब बहुत सारे आइटम्स ऐड हो चुके थे। साथ ही साथ इन सभी वुल्फ्स को हराने की वजह से उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था। जिनवू इसका यूज कर वहाँ से उस डेंजन से बाहर आ जाता है, पर जिनवू सोचता है कि क्या उसे ये मौका फिर से मिलेगा, मतलब क्या वो इस डेंजन में फिर से आ पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये कुछ टाइम लिमिट के लिए ही यहाँ पर अपीयर हुआ है। और जिनवू ये भी सोच रहा था कि उसके पास एक बहुत आसान मौका है और ज्यादा लेवल अप करने का। इस वजह से वो अगर वो यहाँ से वापस चला जाता है तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे उसकी तलवार धीरे धीरे अब ब्रेक होने लगी थी, लेकिन जिनवू फैसला करता है कि अब उसे इस डेंजन में आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है। इसके बाद जुई को दिखाया जाता है जो कि अभी जा रही थी। तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल हंटर एसोसिएशन से था। जुई पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले डायरेक्ट मना कर दिया था कि अब वो किसी डेंजन में नहीं जाएगी। जहाँ पर जो कॉल पर व्यक्ति था वो कहता है कि एक डेंजन ओपन हुआ है सिटी के अंदर, उससे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं, उसे वहाँ पर जाकर बाकी
हंटर्स की मदद करनी होगी क्योंकि बाकी हंटर्स को भी अभी हीलर्स की कमी हो रही है। जूही इस पर हाँ कर देती है। यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जिनवू पर आता है। हम देखते हैं कि वो उस डंजन में आगे बढ़ते हुए जा रहा था। इस दौरान उसकी कई सारी नई तरह के बीस्ट से मुलाकात होती है जिन्हें वो हरा कर आगे बढ़ता है। अभी उसे हर बार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग बीस्ट के कलर्स दिख रहे थे। मतलब जैसे ही रेड कलर आया तो उसे पता चल रहा था कि बीस्ट का लेवल क्या है, क्योंकि कलर हर बीस्ट के साथ चेंज होता जा रहा था। आखिर में जब वहाँ डंजन का बॉस की बारी आती है तो उसके टाइम पे व्हाइट कलर आ जाता है। ये देखकर जिनवू थोड़ा सा शॉक था। वो समझ गया था कि ये जो भी बीस्ट है ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन जिनवू डरता नहीं है। वो आगे बढ़ना डिसाइड करता है। अभी उसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना था। नीचे पूरे में अंधेरा था, इस वजह से उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वैसे जाते हुए वो अभी अपने सिस्टम स्टेटस की तरफ चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि अभी उसने बहुत देर से एक भी लेवल अप नहीं किया है, जबकि शुरुआत में वो बहुत ही कम वुल्फ के साथ फाइट करके लेवल अप कर चुका है। पर अभी उसे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। उसने बहुत सारे बीस्ट को हरा दिया, लेकिन उसका लेवल अप एक बार ही अपग्रेड हुआ है। अब जिनवू वहाँ नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ की जगह ऊपर वाली जगह से बिल्कुल अलग है। यहाँ आने के बाद जिनवू अब आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कोई साउंड सुनाई देती है। ये साउंड असल में यहाँ के डंजन बॉस का है। तभी उसकी तरफ से कोई हमला कर देता है, जिस वजह से जिनवू वहाँ से दूर फेंक कर दीवार से टकराता है और इस दौरान उसकी वो तलवार टूट जाती है। जिनवू अपने से सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नेक था। असल में ये वही डंजन बॉस है। स्नेक फिर से उसके ऊपर उछलते हुए अब उसे खाने वाला था, पर जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे स्नेक का ध्यान ऊपर जाता है। इतने में ही जिनवू नीचे गिरते हुए उस स्नेक की गर्दन को पकड़ लेता है। स्नेक अभी जिनवू को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर जिनवू की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट थी। जिनवू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है। इस वजह से उस स्नेक की बॉडी पर जो प्रोटेक्टिंग हार्ड स्किन थी वो ब्रेक कर जाती है। इस वजह से स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगता है। जिनवू की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसे चोट लगने के बाद भी वो स्नेक को छोड़ नहीं रहा था। जिनवू और ज्यादा पावर से उसकी गर्दन को दबाता है, जिसके बाद फाइनली वो स्नेक वहाँ पर मारा जाता है और इसके साथ जिनवू का अब लेवल अप भी हो चुका था। जिनवू बहुत ज्यादा खुश था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल टाइप की स्माइल थी। अब वो अपनी इन्वेंट्री को भी चेक करता है और उसे यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक वेनम्स डैगर यानी कि एक तलवार जैसा वेपन। साथ ही साथ उसे एक लिक्विड भी मिला था जिसकी कैटेगरी पॉइजन थी। जिनवू समझ चुका था कि वो इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उसने इस डंजन को क्लियर कर लिया है। इस वजह से अब डंजन रीसेट हो रहा है। अब डंजन गायब हो जाता है और जिनवू ने जिस जगह पर उस डंजन को स्टार्ट किया था वो वहीं पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उसे वापस कोई नहीं दिख रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टेशन पर रात को भी लोग रहते हैं। अब जिनवू जब बाहर आता है तो सोचता है कि आखिर टाइम को क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि सिटी में तबाही फैली हुई है और उसी समय एक सोल्जर वहाँ पर आता है और जिनवू से कहता है कि क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वो सोल्जर जिनवू के हाथ में वो टूटी हुई तलवार देखता है और समझ जाता है कि जिनवू एक हंटर है। पहले तो वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद कहता है कि आपको सिचुएशन स्पॉट पर चलना चाहिए। जिनवू उसके साथ जाने लगता है। जिनवू को कुछ पता तो नहीं था, पर जिनवू के आसपास मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर और टूटी हुई कारों को देखकर उस सोल्जर से पूछता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। वो सोल्जर्स कहने लगता है कि हंटर्स ने बाकी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन जो वैन मॉन्स्टर है सबसे ताकतवर वाला वो उसे नहीं हरा पा रहे। अब तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है। ये असल में उसी डंजन बॉस की पावर थी। जिनवू से महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि हाँ, ये जो बीस्ट है ये ताकतवर तो है। वैसे अब वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर जिनवू देखता है कि अभी बहुत सारे हंटर्स मिलकर उस एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, पर वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे जिनवू यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि वो जो हंटर वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हैं उनमें से कई का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अब जिनवू देखता है कि वहाँ 2 हीलर भी हैं, जिसमें से एक का लेवल डी है और एक का बी है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जूही है, मगर वो किसी को हील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पिछले वाले इंसिडेंट से अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो यहाँ पर एक हीलिंग मैजिक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर वो सर्कल क्रिएट नहीं हो पाता। जिनवू सारी सिचुएशन को देख रहा था और वो समझ चुका था कि ये जो डंजन बॉस है ये असल में डी रैंक का है। वैसे जिनवू अभी जिस डंजन बॉस से लड़कर आया उसका लेवल जिनवू को इससे ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जिनवू के हिसाब से ये वाला मॉन्स्टर कमजोर है। जिनवू तैयार था इन लोगों की मदद करने के लिए। वो अपनी उस टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से पीछे आ जाता है। इस तरफ वो सभी हंटर जो कि उस बड़े मॉन्स्टर गोलम बीस्ट से फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि काश इस वक्त कोई हाई लेवल हंटर यहाँ पर आ जाए और उनकी मदद करे। इतने में ही हम देखते हैं कि जिनवू वहाँ पीछे आते हुए अपनी उस टूटी हुई तलवार को पूरे फोर्स के साथ इस
गोलम के डिफेंस पर मारता है, जिस वजह से गोलम का डिफेंस टूट जाता है और अब बाकी हंटर कैपेबल थे कि वो इसे आराम से हरा सके। वो सभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और तुरंत उस गोलम पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में सभी लोग शॉक थे क्योंकि वो पहले उस गोलम से लड़ तक नहीं पा रहे थे, फिर आखिर उसे कैसे हरा दिया। तभी वहाँ पर एक सोल्जर पास में ही पड़ी हुई उस टूटी तलवार को देखता है। तलवार को देखते हुए जो सोल्जर जिन्वू को यहाँ पर लाया था वो बताता है कि ये उस लड़की की तलवार है जिसे वो अपने साथ लेकर यहाँ पर लाया था। अभी वो यहाँ इस तरफ जिन्वू की तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये जो भी था वो हाई रैंक का हंटर होगा। यहाँ पर जिन्वू खुद को बहुत ही ताकतवर मान रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद उसकी पावर की वजह से उस गोलेम का डिफेंस नहीं टूटा। लेकिन जिन्वू कहता है कि नहीं, चिंता मत करो, मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा। वैसे जब जीना अभी जिन्वू के थोड़े पास आती है तो वो नोटिस करती है कि जिन्वू की हाइट पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन्वू ये भी चीज देखकर सोचता है कि कहीं ऐसा मेरे हैवी वर्कआउट और उस सिस्टम के चलते तो नहीं हो रहा। वैसे अब जीना वहाँ से स्कूल के लिए निकल गई थी। जिन्वू उसे अम्ब्रेला देता है और बाय करता है। अब जब वो वहाँ से चली गई थी तो जिन्वू अपने लिविंग रूम में आता है और वहाँ पर आकर अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है। हम देखते हैं कि अभी उसे जो 4-5 टास्क मिले हैं उसमें से उसने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। बस अभी उसे 10 किलोमीटर दौड़ना था। तो यहाँ अभी वो सोच रहा था कि वो कुछ देर बाद जाएगा। अभी उसके पास कुछ पॉइंट्स भी हैं जिन्हें वो चाहे तो अपने स्टेटस में ऐड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने पहले भी स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन पर बहुत सारे पॉइंट ऐड कर दिए हैं, इससे उसकी ताकत बढ़ गई है। पर भले ही उसकी ताकत कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, अगर वो टारगेट हिट नहीं कर सकता तो इस ताकत का मतलब क्या होगा। इस वजह से वो अपने बाकी ऑप्शंस को भी देखता है, जैसे कि पहले हमने इंटेलिजेंस के बारे में जाना था। वैसे यहाँ पर वेटलिटी और रिसेप्शन के 2 और ऑप्शन है। जिन्वू सोच रहा था कि उसे इनमें से पॉइंट ऐड करने चाहिए। अब इसके बाद वो कुछ पॉइंट ऐड करता है जो कि उसे अभी टास्क पूरा करने की वजह से मिले थे। और इसके बाद वो जिस घर में रह रहा था वहाँ के मकान मालिक को फोन लगाता है। वो पूछता है कि उसने इस मंथ का रेंट नहीं दिया है। इस पर मकान मालिक हाँ करता है। वैसे मकान मालिक कोई प्रेशर नहीं बना रहा था क्योंकि वो जानता था कि जिन्वू एक हंटर है और इस वजह से वो अभी इतने दिन से हॉस्पिटल में था, तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। जिन्वू इसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं इस मंथ का रेंट जल्द ही दे दूंगा। वैसे यहाँ पर मकान मालिक ये भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा चिंता मत करना। इसके बाद वो फोन रख देता है। अब जिन्वू को उसे पैसे देने थे, इसलिए उसे पैसे चाहिए। अब जिन्वू और कुछ काम तो करता नहीं है, वो एक हंटर है और हंटर के लिए शुरुआत में जो शुरुआती हंटर होते हैं उनके लिए पेमेंट का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो होता है कोई भी डंजन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जिन्वू की रैंक असल में अभी ई है, इस वजह से उसे हाई लेवल डंजन नहीं मिल सकते। वैसे उसकी पावर तो अब ई से बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से अगर वो चाहे तो एक री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरकर अपनी रैंक को रीटेस्ट करवा सकता है। इससे उसकी रैंक ज्यादा आएगी और फिर उसे हाई लेवल डंजन्स में भी मिलेंगे, जिससे वो ज्यादा अर्न कर सकता है। क्योंकि अभी अगर वो किसी लो लेवल डंजन में जाएगा तो वहाँ पर उसे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो कि उसकी टाइम की वैल्यू निकाल सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो री एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देता है तो इससे उसकी रैंक बढ़ेगी। अभी इसी तरह से वो कुछ दूर आगे आते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इस पर जिनाओ पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुफा या फिर कोई डंजन पहले से क्लियर हो चुका हो, लेकिन इसकी खबर वहाँ हंटिंग एसोसिएशन को नहीं मिली हो। इस पर जिन्वू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे वो ये भी कह रहा था कि क्या कोई ब्लैक डंजन होता है जहाँ पर कोई ट्रेजरी या फिर कोई मॉन्स्टर ना हो। तो जिन्वू अचानक से उसे चुप कराने लगता है। जिन्वू को कोई आवाज आ गई थी, वो ध्यान से सुनता है तो वो बताता है कि उनकी तरफ कुछ मैजिकल इंसेक्ट बीस्ट आ रहे हैं। अब सभी लोग तैयार हो गए थे, वहाँ पर कई सारे रास्ते थे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इस वजह से हर एक हंटर का एक रास्ता को देख रहा था और पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अचानक से वो जो भी किसी टाइप की बीस्ट है वो ऊपर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्वू ने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो पहले ही सभी को बता देता है कि वो हमारे सर के ऊपर से आ रहे हैं। अब अचानक से ऊपर की तरफ से बहुत ही बड़ी लाल चींटियां नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। असल में ये वही बीस्ट थी। ये बीस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये बहुत सारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आंट कॉलोनी हो। आंट कॉलोनी से मतलब ये कोई चींटियों का ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर गुफा भी उसी तरफ की थी बड़ी चींटियों ने बनाई होगी और ये सभी इनके ऊपर हमला कर रही थी। सभी हंटर बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। यहाँ पर जिनाओ अभी जिन्वू के सामने आ गया था जिससे कि वो जिन्वू को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो जानता है कि जिन्वू बस रैंक ई पर है। अभी लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है। जो सामने वाला ग्रुप है जिनमें वो 6 मेंबर्स मतलब 6 हंटर्स वो स्ट्रॉन्ग है और उनका टीम वर्क अच्छा है। इस वजह से वो बहुत ही जल्दी उन सभी चींटियों को हरा देते हैं। अभी गोंग जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने सही मौके
पर हमें बता दिया, वरना हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तुम्हें बात कैसे पता चली? जिनवू कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे आवाज आ गई थी क्योंकि मैं उस हॉल के बिल्कुल नीचे ही था। अब यहाँ पर एक मेंबर अभी गोंग को बुलाता है और बताता है कि इन चींटियों को हमने नहीं मारा क्योंकि ये हमारे अटैक से नहीं मरी, बल्कि इन्हें किसी ने बाइट किया है। वो समझ जाते हैं कि इस पूरे डंजन में सच में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर या फिर बड़ा सा बीस्ट है जो कि इन सभी आर्ट्स को यानी कि चींटियों को मार रहा था। इस वजह से उन्हें शुरुआत में कोई भी चींटियां या फिर नहीं मिली। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अभी एक हंटर एसोसिएशन के जिम में आ जाते हैं जहाँ पर अभी एक बहुत ही तेजी से धमाके की आवाज आती है। अब वो जो न्यू मेंबर्स थे वो थोड़ा डर गए थे, लेकिन जो पुराने मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में यूनहाओ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो इस तरह से ट्रेनिंग करता है कि हम यूनहाओ को देखते हैं जिसमें अभी बहुत ही बड़े स्टोन बीच में से तोड़ दिया था और वो अभी कह रहा था कि इतनी ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं है। अब वापस से सीन चेंज होता है। हम उस गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जिनहाओ जिनवू से कह रहा था कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। इस पर जिनहाओ कहने लगता है कि हाँ, ये ऑफर तो बहुत अच्छे हैं पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी, फिर भी मुझे पैसे मिलेंगे, जबकि एक प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप को उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते। और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास कोई हीलर नहीं है। वैसे अब तभी उनके सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं। वो तुरंत ही वहाँ लाइट जब जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पाइडर वेब है। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कोई स्पाइडर बीस्ट है। अब इसी तरह से वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कहानी थोड़ी फास्ट होती है। अंत में हम देखते हैं कि जब वो उस गुफा के कोने में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं। ये मनक क्रिस्टल से जिनके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है। कि उसके साथियों को देखते हैं। अभी गोंग तो बाहर आकर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि अभी उन्हें कुछ देर यही इंतजार करना होगा। उसके साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हम उन दोनों को वहाँ छोड़ के क्यों आए। वो दोनों इतने ताकतवर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सकें और अगर वो मारे गए तो हमारा इसमें क्या फायदा क्योंकि हमने गुफा का रास्ता तो बंद कर दिया। गोंग कहता है कि अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। वो समझता है कि वो दोनों ही बहुत ही कम लेवल पर हैं। पहली चीज, अगर वो वहाँ बंद हैं और हमने जब पत्थर गिराया कि वो स्पाइडर जागेगा और वो उन पर हमला करेगा, ये पक्का है कि वो दोनों से हरा नहीं सकते। इसका मतलब वो स्पाइडर इन दोनों को खा लेगा और अब पेट भर जाने के बाद वो फिर से सो जाएगा तो हम अंदर जाकर क्रिस्टल ले सकते हैं। इस पर वो सीधा कहने लगता है कि लेकिन उसके लिए हमें फिर से उन पत्थरों को हटाना होगा और उस चीज में तो फिर से वो स्पाइडर जाग जाएगा। पर इस पर गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ दूसरा रास्ता देखा है जो ऊपर की तरफ से आता है, हम वहाँ के थ्रू जाकर उन क्रिस्टल को ले सकते हैं। ये सुनकर वॉरियर शॉक था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जिनवू और जिनहाओ अभी उस स्पाइडर के सामने थे। अभी जिनहाओ समझ गया था कि जिनवू उसकी बात नहीं मानने वाला, वो स्पाइडर से लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त की तरह उसे समझा रहा था कि देखो, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते क्योंकि ये सी रैंक का बीस्ट है। इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें लेवल बी का एक हंटर चाहिए और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से अभी जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर वो क्या करे। लेकिन जिनवू उसके अपोजिट ये सोच रहा था कि उसने पहले भी एक डी रैंक वाले को हराया है। इस वजह से अगर वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा कर लड़ता है तो शायद वो एक रैंक सी के बीस्ट को भी हरा सकता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है उस स्पाइडर पर हमला करने के लिए। जिनवू तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें अब एक ओल्ड मैन जिसका नाम गन ही है उसे दिखाया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से इंटरव्यूज और मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसका यंग ड्राइवर उससे कहता है कि रिलैक्स फील करने के लिए हम एक स्पेयरिंग मैच कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग की तरह होता है। जिस पर गन ही खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम जिनवू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही स्पीड के साथ उस स्पाइडर पर हमला कर रहा था। वैसे तो जिनवू को पता है कि ये स्पाइडर सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बॉडी हार्डनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिनवू की जो ब्लैक स्वॉर्ड थी यानी कि वो नाइफ को किसी तरह से उस स्पाइडर को हर्ट नहीं कर रही थी। जिनवू कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन उसके ऊपर अटैक का ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो स्पाइडर है उसके जो पैर हैं उनकी वजह से वहाँ जमीन में होल्स होते जा रहे थे। जिनवू समझ जाता है कि अगर वो एक बार भी उसके पैर से टच हो गया तो पॉइजन भी फैलेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिनवू अब और देखते हुए लड़ रहा था। वैसे दूसरी तरफ अभी जिनहाओ जो कि बस जिनवू को देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसकी सोच पहले से बदल चुकी थी। वो पहले सोच रहा था कि जिनवू एक रैंक ई का हंटर है, इस वजह से वो उस बीस्ट को हरा नहीं सकता। वो बस ऐसा लड़ रहा है जिससे कि कुछ देर बाद जब वो मरे तो उससे ये गिल्टी ना रहे कि वो बिना लड़े मारा गया। लेकिन अब उसका सोचना बिल्कुल अलग हो चुका
चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं जिन्वो एक फॉल्स हंटर तो नहीं। असल में फॉल्स हंटर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी रैंक को छुपाते हैं। जिन्वो के अलावा ऐसे और भी कई सारे होल्स हंटर हैं जो कि अपनी रैंक ई फिर इतनी ही रखते हैं, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि उनकी असली रैंक कितनी है। ये लोग साइकोपैथ होते हैं क्योंकि ये अपने ही टीममेट्स को मारते हैं। अब यही सब सोचने की वजह से जिन हाओ अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था। यहाँ जिनवू अभी बहुत ही स्पीड से मूव तो कर रहा था, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि जिनवू को उसे डोज करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिनवू देखता है उसकी जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गए। ये पॉइंट्स असल में ये बताते हैं कि जिनवू के पास अभी कितनी एनर्जी बची हुई है। जिनवू समझ गया था कि वो थक रहा है और बहुत ही जल्द वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। इससे उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। इस वजह से जिनवू फैसला करता है कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी पावर के साथ एक ही अटैक में उसे खत्म करेगा। जिनवू तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो स्पाइडर बीस्ट अपने मुंह से एसिड थ्रो करता है। जिनवू किसी तरह से उस एसिड को तो डोज कर लेता है। वो देखता है कि एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पत्थरों को गला रहा है। जिनवू तुरंत ही वहाँ से हट गया था। ये सब देखते हुए अभी जिनहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या जिनवू सच में स्पाइडर के मूव्स को पहले से नोटिस कर पा रहा है, क्योंकि ये मूव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। यहाँ जिनवू अपने ब्लैक ड्रैगर यानी कि ब्लैक सोर्ड को निकालते हुए तुरंत ही उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो देखता है कि जब वो उसके सिर पर अटैक कर रहा था तो डैगर से कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता। वो तुरंत ही स्पीड के साथ बराबर सेम अटैक करता है। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम जिनवू के पास आ जाते हैं। यहाँ अभी गोंग और उसके साथ यही सोच रहे थे कि आखिर ये स्पाइडर बीस्ट जो कि असल में इस डंजन का बॉस है वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। पर फिर वो सोचते हैं कि जब ये रैंक ई और एक रैंक डी का मामूली सा हंटर इस बॉस को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि ये स्पाइडर बीस्ट बहुत ही कमजोर होगा। वो मेन बात करता है। वो कहता है कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ के गए थे कि जिससे कि तुम लोग मारे जाओ, पर अब तुम लोग जिंदा बच चुके हो। इसका मतलब अब हम लोगों को ही खत्म करना होगा। वैसे वो सिंपल स्केल को खत्म करना चाहते थे, इस वजह से वो जिनहाओ से कहते हैं कि वो खुद को बचा सकता है अगर वो जिनवू को मार दे और उनके साथ ज्वाइन हो जाए तो वो लोग जिनहाओ को छोड़ देंगे। बस इसके लिए उसे अपने आर्मर भी उन्हें देना होगा। अब जिनहाओ समझ रहा था कि ये बस उनकी चाल है, ये ऐसा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन वो सोचता है कि इस तरह से वो खुद को बचा सकता है। क्या पता ये लोग सच बोल रहे हो। वो तुरंत जिनवू के सामने आ जाता है लड़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो पलटते हुए जिनवू को प्रोटेक्ट करने जैसा पोज बना लेता है। ये देखकर जिनवू शॉक हो जाता है और सामने वो लोग भी शॉक थे। और वैसे जिनवू यहाँ पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक टास्क आता है। जिनवू जैसे उस टास्क की तरफ देखता है तो जिनवू थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इस चीज में उसका ध्यान भटक चुका था, जिस वजह से गोंग का एक साथी अपने मैजिक स्पेल की मदद से जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से जिनवू बहुत ही तेजी से जाकर वहाँ दूर फेंक गया था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवू की सिस्टर जिनहा को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। उनके बीच में कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मेन बात तो ये थी कि अभी वो अपनी जिस दोस्त से मिलने के लिए आई थी वो असल में उसी हंटर ग्रुप के अंदर है, जिस हंटर ग्रुप में चा मतलब वो बी रैंक की लड़की भी है। वो बताती है कि जब वो एक डंजन क्लियर करने के लिए गए थे तब वहाँ के मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उस लड़की के सारे टीममेट उसे नहीं मार पा रहे थे, लेकिन फिर चा वहाँ पर आई और उसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और अब खबर आ रही है उसे जल्द ही उस गिल्ड यानी कि उनकी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। वैसे वो लड़की यहाँ चा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से जिनवू के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब जिनवू को वो अटैक लगा तो जिनवू इतनी बुरी तरह से इंजर्ट हो गया था कि वो अभी हील नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, मगर इस तरफ हम जिनवू को देखते हैं। जिनवू अभी उनकी बातें सुन रहा था। गोंग और उसके साथी अभी जोर जोर से हंस रहे थे। जिनवू सोचता है कि ये शायद उसका अंत है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया गया था कि उसे इन 6 के 6 लोगों को खत्म करना है, क्योंकि ये उसे खत्म करना चाहते हैं। जिनवू समझ गया था कि ये जो सिस्टम पावर है ये बस उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिनवू भी उसका कहा मानता है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोंग और बाकी सभी हैरान थे कि आखिर इतने खतरनाक अटैक के बाद भी जिनवू कैसे बच गया। वैसे इसके बाद गोंग का एक साथी जिनवू के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है कि देखो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, इससे तुम जिंदा तो नहीं बच सकते, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या करोगे, क्या तुम हमसे माफी मांगोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिनवू के कमजोर होने का भी मजाक उड़ा रहा था। जिनवू कोई जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बाजू में खड़ा लड़का और मजाक उड़ाते हुए कोई बात कहता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाज रुक जाती है। हम देखते हैं कि जिनवू ने अपनी ब्लैक डैगर की मदद से उसकी गर्दन को काट दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर गोंग और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ पर सबसे
ज्यादा हैरान अभी गोंग लग रहा था। हम देखते हैं कि जिन्वो के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि जिन्वो ने फाइनली एक को खत्म कर दिया है, अब उसे 5 को और खत्म करना है। जिन्वो सोचता है कि इस सिस्टम की बात मानते हुए उसे पहली बार किसी की जान नहीं लेनी है। जिन्वो को गोंग अपनी असली पावर को एक्टिवेट करता है जो कि बॉडी हार्डनिंग है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी कि जिन्वो के ड्रैगर से उससे कुछ नहीं हो रहा था, पर जिन्वो अपने ड्रैगर का यूज नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही स्पीड के साथ जाकर गोंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे जमीन में मार देता है। गोंग हैरान था कि वो जिन्वो के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो तुरंत ही माफी मांगने के लिए आता है। वो कहने लगता है कि उसे माफ कर दे और उसके बदले गोंग अभी तक सभी डेंजन के कमाए हुए सारे पैसे जिन्वो को दे देगा। जिन्वो मन में सोचता है कि अभी अभी इसने मुझे मारने की इतनी सारी कोशिश की और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। जिन्वो किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करने वाला था। जिन्वो तुरंत ही उस पर हमला कर उसे खत्म करता है और अचानक से वो बिल्डिंग गिरने लगती है क्योंकि डेंजन बॉस बहुत ही पहले मारा जा चुका है। क्या पता वो बिल्डिंग अभी तक टिकी क्यों हुई थी। अब जैसे ही डेंजन क्लियर होता है वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद जो लड़की उनका स्वागत करती है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, जिससे कि डेंजन के खुलने की या बंद होने से की इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों की यानी कि हंटर एसोसिएशन को देनी पड़ती है। यहाँ पर वो देखती है कि अभी सिर्फ 2 लोग उस डेंजन से बाहर आए हुए हैं और वो दोनों उस टीम यानी कि 8 लोगों की टीम में सबसे कमजोर थे। वैसे तभी वो जिनहाओ उस आर्मर को देखती है जो कि असल में अभी तक सबसे लेटेस्ट यानी कि जो लेटेस्ट आर्मर यहाँ आया है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो समझ जाती है कि जिनहाओ एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का बेटा है। वैसे यहाँ जिनहाओ अभी जिन्वो को थैंक यू कह रहा था क्योंकि जिन्वो ने उसकी जान बचाई, वरना वो इस डेंजन में मारा जाता। अब तभी बारिश होने लगती है। जिन्वो सोचता है कि अच्छा है उसने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया। अब एपिसोड की आखिर में सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़ने के लिए पूरा तैयार है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरा हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे भी एक डेंजन के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो पहले तो थोड़ा हैरान था। जब उसकी वाइफ ये सुनती है तो कहने लगती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार भी आप डेंजन में गए थे तो वहाँ से बहुत मुश्किल से लौट कर आए हो, क्योंकि वो उस डेंजन में तो कई लोगों की जान तक चली गई थी। इस पर वो हंटर कहने लगता है कि तुमने सही कहा, लेकिन हमारे पास और दूसरा चारा नहीं है। उनकी बहुत सारी मजबूरी थी जिस वजह से उस हंटर को वहाँ डेंजन के अंदर जाना पड़ता है। जैसे उनकी वो छोटी बच्ची है, उस स्कूल की फीस भी भरनी थी तो उसके लिए पैसे चाहिए और एक हंटर के लिए सिर्फ एक डेंजन ही है जो कि उन्हें पैसे दे सकता है। इस वजह से वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डेंजन इतना खतरनाक होगा क्योंकि इस डेंजन के लिए खुद हंटर एसोसिएशन ने हमें बुलाया है। तो इस पर उसकी वाइफ मान जाती है। अभी उसकी वो बेटी उससे पूछ रही थी कि फादर क्या आप स्ट्रॉन्ग हो, तो इस पर वो हंटर कहता है कि हाँ बेटा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अब इसके बाद एक और बार सीन चेंज होता है और इसके बाद अब हम देखते हैं कि यून हो के पास जो कि अभी जोंग इन से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर अभी जोंग इन ने ही उसे बुलाया था। जिन्वो आकर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिस पर जोंग इन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलते हो। इस पर यून हो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो इंटरव्यू तुमने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, ये बड़ी गलत बात है, तुम्हें मुझे फालतू में इस तरह से टाइम पास में नहीं घेरना चाहिए। वैसे तो वो ये पूछ रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर किस कारण से बुलाया है। तो इस पर जोंग इन कहता है कि तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि एक नया गिल्ड बन रहा है। यहाँ पर वो लोग अभी जिनहाओ के फादर के उस न्यू गिल्ड के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कई सारे हंटर्स को ऑफर भेजा है, तो यहाँ पर यूनहो को भी ऑफर आया था। जोंग इन उससे कहता है कि तुम्हें उसे गिल्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर यूनहो बताता है कि हाँ उसे भी उसके लिए एक इनविटेशन लेटर आया है, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। पर वो जानता है कि इस तरह से लेटर बहुत सारे हंटर्स को आए होंगे अभी भी, लेकिन यूनहो को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उसे बुलाने का असली कारण क्या है, इसलिए वो डायरेक्टली पूछता है कि जिसके बाद अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हम जूही को देखते हैं। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन तभी उसकी मदर का फोन आता है। उसकी मदर उससे कह रही थी कि तुम कैसी हो, जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब उसकी मदर कहने लगती है कि उनके हिसाब से उसे हंटर का काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो इतनी ज्यादा अच्छी हंटर नहीं है, जबकि वो एक रैंक बी की हंटर है, पर फिर भी उसे रैंक बी का नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से उसके जो स्क्वाड मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी खतरा आता है। लेकिन अब जूही गुस्सा करके फोन रख देती है, लेकिन बाद में वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसकी मदर को खुद ऐसा लगता है कि वो उसके टीममेट्स के ऊपर बर्डन है। उसने ये तो फैसला कर लिया था कि अब वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाने भी लगती है। पर उसी समय उसे एक और मैसेज आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से था और यहाँ पर उसे भी एक डेंजन के लिए बुलाया गया था। ये वही डेंजन है जहाँ पर जिन्वो और सॉन्ग आने वाले हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चाय जो कि अभी जोंग इनके पास आ रही थी, अभी रास्ते में वो यूनहो को भी देखती है और उसे हेलो कहती है। अब यहाँ पर जोंग इन के पास आने के बाद
बाद जोंगिन उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो इस पर चाय बताती है कि उसे एक इनविटेशन कार्ड मिला है, एक नया गिल्ड बनने वाला है उनके लिए। अब इस बात से ही यहाँ जोंगिन समझ चुका था कि वो किस गिल्ड के बारे में बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने हाँ कर दी, जिस पर चाय कहती है कि नहीं, वो मुझे गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं पर मैंने मना कर दिया। वैसे इसके बाद अब जोंगिन से पूछता जाता है कि यहाँ पर क्यों आया था। अब इसके बाद हमें जस्ट वहीं का सीन दिखाया जाता है। अब जुनहाओ वहाँ पर पूछ रहा था कि तुम्हारा मेन रीजन क्या है मुझे यहाँ पर बुलाने का। इस चीज पर जोंगिन एक मिस्टीरियस आइलैंड की बात निकालता है। अब यहाँ पर इनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी कंफ्यूजन करने वाली है, लेकिन हम उसे नॉर्मली समझाएंगे। तो असल में बहुत पहले ये एक मिस्टीरियस आइलैंड पर गए थे, दोनों ने इनमें से एक ही। तो वहाँ पर उन्हें कई सारे दोस्त खो दिए। अब वो चाहते हैं कि वो उस मिस्टीरियस आइलैंड को क्लियर करें, लेकिन गवर्नमेंट उस आइलैंड के जो छोटे छोटे अपडेट हैं वो हर साल लोगों को देती है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग उस आइलैंड के बारे में भूल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अभी उसे क्लियर कर पाना नामुमकिन है। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और किसी तरह से उसे मिस्टीरियस आइलैंड को क्लियर करे। यहाँ पर यूनो जो कि अभी इंटरव्यू देकर आ रहा था, उसने भी इंटरव्यू में भी यही बात कही थी कि नए हंटर्स खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें और ज्यादा हंटर्स को गैदर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम किसी अजीब से मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि किसी को खत्म करने की बात कर रहा था। और फिर यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है। अब हम जिनवू के पास आ जाते हैं जो कि अभी तैयारी कर रहा था उस डंजन के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जब उसकी बहन जिन्हा उसे तैयार करती है और उसे देख रही थी, वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज तो संडे है और अभी अभी जिनवू कुछ टाइम पहले एक डंजन में गया था और जिनवू फिर से एक डंजन में जा रहा है, जबकि पहले अगर वो किसी एक डंजन में चला जाए तो फिर उसे महीनों लग जाते थे रिकवर करने के लिए। वो जिनवू से कहने लगती है कि क्या यही तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है, जिस पर जिनवू हाँ करता है और जाने लगता है। अब वो कहती है कि तुमने अपने औजार तो नहीं रखे। औजार से उसका मतलब था वही लकड़ी की मामूली सी तलवार, लेकिन जिनवू कहता है कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि घर से निकल चुका था। वहाँ उस डंजन के लिए रास्ते में उसकी मुलाकात जिनवू से होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे। यहाँ पर जोंग जिनवू से पूछता है कि तुम्हारा एक पैर डंजन के अंदर कट चुका था, वो वापस कैसे रिकवर हो गया, जिस पर जिनवू कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से सोकर उठा तो अचानक से उसका पैर उसके पास था। सॉन्ग कहने लगता है कि शायद किसी एक्सपर्ट हीलर ने तुम्हें हील कर दिया होगा। वैसे सॉन्ग का हाथ अभी तक हील नहीं हुआ है और अब वो हील भी नहीं हो सकता। अभी जिनवू सॉन्ग से पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, जिस पर सॉन्ग बताता है कि उसे एक डंजन के लिए अपॉइंट किया है। ये सुनकर समझ गया था कि उन दोनों को सेम डंजन के लिए बुलाया है। अब जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जूही को भी इस डंजन के लिए बुलाया गया था, बल्कि वहाँ पर दो और हंटर थे और वो दोनों ही वही थे जिन्हें शुरुआत में हमने देखा था जिनवू के साथ उस सिस्टम वाले डंजन के अंदर। अभी वो दोनों थोड़े हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को डंजन के अंदर छोड़ दिया था। वैसे जूही भी हैरान थी क्योंकि जिनवू पिछली बार से बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब वो एक दूसरे को हेलो कह रहे थे कि इतने में ही वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से 3 प्रिजनर्स उतरते हैं। हमें जानने को मिलता है कि इस डंजन में वो तीनों भी जाने वाले हैं। वो तीनों अभी अभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके साथ एक लेडी जा रही है, मतलब कि जूही। पर तभी वहाँ पर एक और हंटर आता है, जैसे कि हंटर एसोसिएशन ने भेजा है ये देखने के लिए कि ये तीनों प्रिजनर्स कुछ गड़बड़ ना करें। इसके बाद वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो असल में एक बी रैंक का हंटर है। अब हम देखते हैं कि इन्हें सबसे पहले तो एक लीडर चुनना था, जिसके लिए वो लोग सॉन्ग को चुनते हैं क्योंकि वो पहले भी लीडर रह चुका है। अब अंदर जाने से पहले सॉन्ग सबसे पहले तो जिनवू को पिछली बार के लिए सर झुकाकर थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर जिनवू नहीं होता तो वो कोई भी वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आ सकता था। अभी वहाँ पर वो दूसरा हंटर मन में सोच रहा था कि जिनवू है कौन, और मतलब इतनी ज्यादा एज के बाद भी जिनवू के सामने सर झुकाकर उसे थैंक यू क्यों कह रहा है। अब वैसे इसके बाद उन्हें डंजन के अंदर जाना था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर आते ही उनके ऊपर कई सारे गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, जिन्हें वो तीनों प्रिजनर्स यानी कि कैदी बड़े ही आराम से खत्म कर रहे थे। वो कैदी हैं और रोज पत्थर तोड़ने जैसा काम करते रहते हैं। इसी वजह से उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एंगर भरा हुआ है जो कि वो यहाँ निकाल रहे थे। उन्हें इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इसी बीच थोड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि एक गॉब्लिन हमला करने वाला था। पर इतने में ही सॉन्ग आगे आते हुए उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। यहाँ पर जिनवू भी उनकी मदद कर रहा था और गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा था बहुत ही आसानी से, बिना अपनी ज्यादा पावर दिखाए हुए। ये देखकर सॉन्ग हैरान सा था। वो कहता है कि तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। साथ ही वो यहाँ पर जिनवू की उस डैगर यानी कि वो चाकू की तारीफ करता है और उससे कहता है कि पहले तुम इस तरह के चाकू को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने पहले सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। जिनवू कुछ नहीं कहता, वो बस स्माइल करता है। साथ ही यहाँ पर जूही भी कह रही थी कि हमें इतना ज्यादा टाइम हो गया, अभी डंजन
डेंजर में आए हुए और इतने सारे गॉब्लिन मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी एक भी बार कोई चोट नहीं लगी। ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे जहाँ वो रैंक बी का ऑफिसर है, वैसे उसका नाम कैंग है। वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जिन्वू की तारीफ सुनने में। इस वजह से वो कहता है कि हमें आगे चलना चाहिए और जल्द से जल्द इस डेंजन को खत्म करना चाहिए। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें 3 रास्ते देखते हैं और कैंग के हिसाब से ये डेंजन बहुत ही ज्यादा आसान है और यहाँ पर अभी तक उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं मिला है जिसे वो कुछ सेकंड के अंदर खत्म ना कर पाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम 3 टीम में डिवाइड हो सकते हैं। पहली टीम रहेगी कैंग और उन तीनों प्रिजनर्स की, दूसरी टीम 2 लोगों की रहेगी और तीसरी टीम में जिन्वू और सॉन्ग और जूही रहेंगे। वो दो जो वो असल में हैं जिन्हें जिन्वू ने उस डबल डेंजन के अंदर बचाया था। अब यहाँ पर जब वो जैसे ही वहाँ डेंजन के अंदर जा रहे थे तो जिन्वू की नजर कैंग पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा था बहुत ही बुरी तरह से। पर इसके बाद अब वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम सेंटर वाली गुफा में देखते हैं जहाँ पर वो 2 लोग आए थे जिन्हें जिन्वू ने बचाया था। उनमें से एक का नाम किम है और दूसरे का नाम हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद सीरीज में उसे हम आगे नहीं देखने वाले और ये चीज अभी आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें कई सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। किम सोच रहा था कि ये डेंजन क्लियर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू को भी बुलाया गया है और जिन्वू बेस्ट हंटर है इस पूरी दुनिया का। इस वजह से हंटर एसोसिएशन कभी उसे पावरफुल डेंजन में नहीं भेज सकती। वो ऐसा अन्याय नहीं करेगा। पर साथ ही अभी किम ये भी सोच रहा था कि जिन्वू की वजह से पिछली बार उसकी जान भी बची थी। वो मन में कहता है कि उसे एक हंटर कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि तब वो जिन्वू को प्रॉब्लम में छोड़कर भाग गया था। वो चाहता है कि वो जिन्वू से माफी मांग पाए। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम कैंग और बाकी उन तीनों प्रिजनर्स को देखते हैं। इन्हें भी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स मिले थे। वो प्रिजनर बहुत ही ज्यादा आसानी से गॉब्लिन को खत्म कर रहे थे और उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ये चीज देखते हुए कैंग बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि वो प्रिजनर्स के नेचर को जानता है। पर जब ये लोग गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं तो इसके बाद कैंग आगे हुए उनसे कहता है कि जिस तरह से वो गॉब्लिन्स को खत्म कर रहे हैं, क्या वो ह्यूमंस को भी इसी तरह से मारते हैं? जिस पर वो तीनों प्रिजनर्स कहने लगते हैं कि बिल्कुल ह्यूमंस और गॉब्लिन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और उन्हें तो वैसे भी दोनों को खत्म करने में मजा आता है, तो इसलिए वो भेदभाव नहीं करते। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ आने से पहले एक दूसरे ओल्ड मैन से मिला था। अभी हमें थोड़ी लंबी स्टोरी जानने को मिलती है। असल में जो ओल्ड मैन है, इनकी जो बेटी थी उसके साथ इन तीनों ने कुछ गलत किया जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। फिर जो ओल्ड मैन की वाइफ है वो उस चीज में पागल हो गई और मेंटल हॉस्पिटल में चली गई। अब ये ओल्ड मैन का कहना है कि ये तीनों प्रिजनर्स इतने टाइम से जेल में रहे, लेकिन कुछ दिन बाद ये रिलीज कर दिए जाएंगे। इनके पास अभी भी इनका हंटर लाइसेंस है, जिसके बाद ये फिर से अपनी इमेज ठीक कर लेंगे और शायद ये ऐसा फिर से किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इसी वजह से ओल्ड मैन चाहता था कि इन तीनों को खत्म कर दिया जाए। ओल्ड मैन यहाँ पर एक बैग देता है जो कि पैसों से भरा हुआ था और वो कैंग को ऑफर करता है कि वो इन तीनों को खत्म करे। और अब जाहिर सी बात थी कि कैंग ने भी ये ऑफर नहीं लिया होगा, इसी वजह से वो इन तीनों को यहाँ डेंजन के अंदर लेकर आया, क्योंकि अगर ये तीनों डेंजन के अंदर मारे जाते हैं तो कैंग पर शक नहीं होगा, क्योंकि डेंजन में कोई भी मारा जा सकता है। और अभी यहाँ वापस से हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर कैंग उन तीनों से कह रहा था कि उन तीनों को डरने की जरूरत नहीं, कैंग यहाँ पर नहीं फंसेगा, क्योंकि वो हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट देगा कि यहाँ पर एकदम से 100 गॉब्लिन आ गए थे जिन्होंने उन पर हमला किया और इसी में ये तीनों मारे गए, क्योंकि कैंग पहले भी ऐसा काम कर चुका है और उसके हंटर एसोसिएशन में उसकी खास रिस्पेक्ट है और एक अच्छी खासी पोजीशन भी, जिस वजह से उस पर बिलीव कर लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम और वो जो दूसरा साथी था वो इसी तरफ आ रहे थे, क्योंकि असल में ये जो टनल्स है आपस में कनेक्टेड है। वो दोनों जब यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और तीसरा प्रिजनर को कैंग ने गला पकड़ रखा था। ये देखकर वो दोनों हैरान थे। कैंग उस तीसरे वाले को भी खत्म करता है और यहाँ पर किम और उस दूसरे लड़के या फिर कह लो दूसरे आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि कोई सबूत न रह जाए बाद में उसे फंसाने को। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन्वू को देखते हैं, जिसके बाद जिसे याद आता है कि कैंग असल में वही है जो कि हॉस्पिटल में हंटर एसोसिएशन के उस आदमी के साथ जिन्वू से मिलने के लिए आया था। पर जिन्वू होप कर रहा था कि कैंग उसे पहचाने ना। अब जब वो ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि आगे की तरफ से आ रही थी। इसी वजह से वो तुरंत ही आगे भागते हैं। अब हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि जो तीसरी वाली गुफा थी वो उन दोनों गुफाओं से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जिन्वू जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि तीनों प्रिजनर्स तो मारे ही जा चुके हैं, पर उनके जो दोनों साथी थे उनमें से ही एक मारा गया था और दूसरा मतलब कि किम, उसे भी बहुत ही खतरनाक चोट आई थी और लगभग वो भी मारा जाने वाला था। वैसे यहाँ पर उसके सामने अभी कैंग नहीं था। ये लोग तुरंत ही आगे आते हुए जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर से किम को हील करने की कोशिश करती है, पर किम और बाकी सभी जानते थे कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि किम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट लगी है। सॉन्ग कहता है कि ये किसी गॉब्लिन या फिर किसी मैजिकल बीस्ट का काम नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से हमला नहीं कर सकता।
सकता और जिंदा भी नहीं छोड़ता। ये और किसी का काम है। कैंग भी असल में किम को जानने से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो धीरे धीरे कर उसे एंजॉय करते हुए मारना चाहता था, क्योंकि कैंग एक साइको टाइप का है जिसे दूसरे को खत्म करने में मजा आता है। अब यहाँ पर किम ये तो नहीं बताता कि उस पर हमला किसने किया, क्योंकि वो बेवकूफ है, बल्कि वो यहाँ कहने लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं मारे जाने वाला हूँ। लेकिन इस पर जिन्हू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अपनी फैमिली का एक भी बार ख्याल नहीं आ रहा कि तुम मारे जाओगे, फिर क्या होगा। जिस पर किम कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगू पिछले वाले इंसिडेंट के लिए, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं सकता। इसी वजह से मैं ऐसा ही तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें पिछली बार के लिए थैंक यू कहता हूँ। और इतना कहते ही यहाँ पर किम मारा जा चुका था। ये तीनों थोड़े से दुखी और हैरान लग रहे थे, पर इतने में ही हम देखते हैं कि कैंग, जो कि अभी दूर से इन्हें छिप कर देख रहा था, वो चाकू लेकर तुरंत ही जूही को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो चाकू जूही को लगे इससे पहले ही जिनवू ने पूरी स्पीड के साथ उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी अटैक को रोक लिया था। अब कैंग वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब ये चीज देखने के बाद ये लोग समझ गए थे कि इन पर हमला कैंग ने नहीं किया था और बाकी सभी को भी कैंग ने मारा है। तो यहाँ पर सॉन्ग आगे आते हुए पूछता है कि क्या इन्हें तुमने ही खत्म किया है, जिस पर कैंग साफ साफ हाँ कर देता है और कहता है कि उसने इन तीनों प्रिजनर को खत्म किया, इन दोनों ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो नहीं चाहता था कि कोई सबूत रहे और ये लोग उस पर हमला भी कर सकते थे, जिस वजह से खुद को बचाने के लिए उसने इन दोनों को खत्म किया। और अब ये तीनों मतलब जिनवू, सॉन्ग और जूही ने भी उसे देख लिया है और सिंपल सी बात है, वो बाद में समझ ही जाते हैं। इस वजह से वो इन्हें मार कर भी सबूत को हटाना चाहता है। अभी लोग समझ गए थे कि कुछ नहीं किया जा सकता, अब लड़ना ही पड़ेगा। इस वजह से जिनवू यहाँ आगे आ रहा था, पर तभी सॉन्ग उससे कहता है कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉन्ग लड़ेगा, क्योंकि सॉन्ग को अभी नहीं पता कि जिनवू इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सॉन्ग यहाँ जूही से कहता है कि वो फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक का यूज करे, जिससे कि सॉन्ग की जो मैजिकल पावर्स गॉब्लिन को खत्म करने में यूज हुई है वो रिकवर हो सके। जूही सेम मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद सॉन्ग की पावर बढ़ चुकी थी और अब वो कैंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमें ये पता है कि सॉन्ग असल में एक स्वॉर्ड मास्टर है और दूसरी तरफ जो कैंग है वो असासिन है। इस वजह से उनके बीच में एक मिड डिफरेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही तलवार चलाने में माहिर है और स्पीड भी उनकी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर फाइट शुरू होती है, जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि भले ही सॉन्ग अभी बहुत ही अच्छे अटैक कर रहा था, लेकिन कैंग को उन अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता और वो सभी अटैक को डोज कर लेता है। साथ ही यहाँ पर वो सॉन्ग के ऊपर भी भारी पड़ने लगा था, जिस वजह से सॉन्ग को चोट लगती है, पर दूर से जूही अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हील कर देती है, जिसके बाद सॉन्ग फिर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर फिर से उसे चोट लग चुकी थी। अभी जूही फिर से उसे हील करने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि उसकी मैजिक पावर अब कम पड़ रही है, इस वजह से वो अब किसी को हील नहीं कर सकती। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान थी और घबरा भी गई थी। इस तरफ सॉन्ग को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वो अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट होता है। पर कैंग उस अटैक से बच गया था। अगर उसे अटैक लग जाता तो हालांकि वो मारा भी जा सकता था, पर उसने अटैक को पहले ही डोज कर लिया था अपनी स्पीड की मदद से। यहाँ पर अब वो अपना चाकू निकालते हुए सॉन्ग को खत्म करने वाला था, पर इतने में ही सॉन्ग के सामने जिनवू आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर कैंग हैरान था कि आखिर एक रैंक ई का हंटर उसके अटैक को कैसे रोक सकता है, पर बाद में उसे आइडिया लग जाता है कि शायद जिनवू एक डबल अवेकनर जिसने की डबल अवेकनिंग की है। इस चीज से थोड़ा सा हैरान था और इससे ज्यादा हैरान हमें यहाँ पर जूही और सॉन्ग लग रहे थे। इस तरफ जिनवू कैंग से पूछता है कि आखिर उसने उन्हें क्यों मारा, तो इस पर कैंग बताना शुरू करता है कि ये जो प्रिजनर्स थे, इन्होंने जिस लड़की के साथ वो गलत काम किया था, उसके जो फादर थे उन्होंने इसे पैसे दिए, इसके लिए उसने इन्हें खत्म किया। लेकिन जिनवू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं उन प्रिजनर्स के बारे में पूछ नहीं रहा, मैं तो किम और उस दूसरे वाले का जो भी नाम है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो सिंपल सा रीजन बताता है कि उसने सिर्फ सबूत मिटाने के लिए उसे ऐसा किया। इस पर जिनवू कहता है कि अगर सच में वो ऐसा करना चाहता था तो डायरेक्ट उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन उनकी बॉडी पर लगी हुई चोट को देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ सबूत मिटाना चाहता है। जिनवू के हिसाब से वो एक साइकोपैथ है जो कि दूसरों को खत्म करने में मजा ढूंढता है और इसी वजह से उसने उन तीनों को खत्म किया, जबकि वो उससे किसी की हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हमें कैंग की ट्रू साइड दिखाई जाती है और जिनवू का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कैंग को पैसे दे रहा था। लेकिन कैंग उनसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमाने के लिए वो किसी दूसरे बड़े गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकता है, जिन्हें बस क्रिस्टल ला कर दो और वो तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उस पर एक हंटर एसोसिएशन में ही काम करके एक नॉर्मल हंटर बना रहा, जिससे कि वो एक नॉर्मल बीस्ट के साथ साथ एक नॉर्मल हंटर को भी खत्म कर सके, क्योंकि उसे इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ पर उसने तुरंत ही सीधा जिनवू की तरफ हमला करना शुरू कर दिया था। जिनवू उसके अटैक से बचता है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इस वजह से सॉन्ग और जूही ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। इस तरफ हम देखते हैं कि जिनवू अभी कुछ देर तक लड़ते हुए कैंग
कैंग को थका रहा था, जिस वजह से कैंग भी थोड़ा सा हैरान था। लेकिन उसका मानना ये है कि जिनवू ने अभी अभी अवेकनिंग की है, इस वजह से वो उसे नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन जिनवू बहुत ही स्पीड के साथ काम करता है और अपने डैगर को कैंग के गले पर चला देता है, जिस वजह से एक हल्का सा कट लग गया था और इस कट की वजह से डैगर की पावर वो एक्टिवेट होती है और कैंग को अच्छा खासा डैमेज पहुंच जाता है। लेकिन कैंग ने हार नहीं मानी थी, वो अपनी स्पीड बढ़ाकर जिनवू पर हमला करता है और साथ ही इस दौरान वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज भी करता है, जिस वजह से वो वहाँ से गायब हो चुका था। अभी जिनवू को नहीं पता कि वो किस तरफ से अटैक करेगा, इसी वजह से जब वो अटैक कर रहा था तो जिनवू उसके अटैक से बच नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसे अच्छी खासी चोट लग रही थी और वो थक भी रहा था। लेकिन फिर वो अपनी डेली टास्क के थ्रू गेन किए हुए क्विक रिकवर स्पेल का यूज करते हुए पूरी बॉडी को फुल रिकवर कर लेता है और इसके बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। कैंग ये देखकर हैरान था कि जिनवू खुद को हील भी कर सकता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जिनवू पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जिनवू उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा था। तभी जिनवू का जो हीलिंग इंटेंट है कैंग उसे महसूस करता है और डर कर रुक जाता है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पर जिनवू ने तुरंत ही अपने चाकू यानी कि डैगर को उसके चेस्ट में इंजेक्ट कर दिया था। कैंग अब मारा जाने वाला था, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं था क्योंकि लड़ाई में ऐसा ही होता है, दो में से एक को मारा ही जाना पड़ता है। पर वो जिनवू से पूछता है कि आखिर जिनवू है कौन, जिस पर जिनवू जवाब देता है कि वो एक ऐसा हंटर है जो रोज लड़ रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पर कैंग कहता है कि तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और आगे भी स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, धीरे धीरे जब तुम स्ट्रॉन्ग बन रहे होगे तो धीरे धीरे ही तुम्हारा कनेक्शन बाकी दुनिया से कटता जाएगा। इसके बाद कैंग मारा जा चुका था, मगर उसके बाद जिनवू को भी ये सही लग रही थी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जब बढ़ रही थी तो उसे भी फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई चीज कम होते जा रही है। यहाँ पर सॉन्ग और जूही जिनवू को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन जिनवू कहता है कि ठीक है तुम अभी बाहर की तरफ जाओ जब तक मैं इन डेंजन को क्लियर करके आता हूँ। अगले सीन में हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिसे जानने को मिलता है कि कैंग असल में कैसा आदमी था और उसे भी जानने को मिलता है कि कैंग मारा जा चुका है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सही हुआ, इस वजह से वो बाहर आता है और यहाँ पर सॉन्ग और बाकी दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर कैंग को किसने खत्म किया। जिन्हों समझ गया था कि अब वो और अपनी पावर नहीं छुपा सकता, उसे हंटर एसोसिएट के सामने अपनी पावर रिवील करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसे मैंने और जूही ने मिलकर मारा है। ये देख कर जिनवू हैरान था। वैसे वो आदमी भी इंस्ट्रक्टर है, वो ज्यादा कुछ पूछता नहीं क्योंकि उसके हिसाब से इस केस को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। वो बात मान लेता है। कुछ घंटों बाद इस केस को दबा दिया जाता है। सॉन्ग यहाँ पर जिनवू से कह रहा था कि उसे नहीं पता कि जिनवू अपनी पावर को क्यों छुपा रहा है और रिवील क्यों नहीं कर रहा, पर जरूर इसके पीछे कोई एक अच्छा इंटेंशन होगा, इसी वजह से उसने उसकी मदद की। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी जहाँ पर जिनवू वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी जूही उसे वो सीक्रेट दिखाती है जो कि डबल डेंजन के अंदर जिनवू ने एक गॉब्लिन को मारने के लिए लिया था और जूही को देते हुए एक प्रॉमिस किया था। जूही कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी वो प्रॉमिस याद है। वैसे इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि इस वक्त ओबेसिटी से दूर की तरफ जा रहा था। वो इसलिए दूर जा रहा था क्योंकि उसे जो क्लास अपग्रेड करना है उसमें उसे एक डेंजन को पार करना होगा। ये डेंजन किसी लोकेशन पर नहीं बना हुआ, इसे खुद जिनवू ने अपने की मदद से खोलेगा। जिनवू जानता है कि इस डेंजन को वहाँ सिटी के बीच में ओपन करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वैसे भी जिनवू को कई सारे ऐसे टास्क मिलते हैं जो कि उसे ना चाहते हुए भी मानने पड़ते हैं और उसी तरह की इमरजेंसी टास्क के कारण उसने सोचा कि क्यों ना इस डेंजन को किसी जंगल में जहाँ पर कोई आता जाता ना हो वहाँ ओपन किया जाए। अभी जब वो उसे ओपन कर रहा था तो सिस्टम उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि क्या उसे सच में इस डेंजन को ओपन करना चाहिए। इस मैसेज के बाद जिनवू ये तो समझ चुका था ये वाला डेंजन सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अभी तक इतना साफ तरीके से सिस्टम ने कभी भी उसे परमिशन नहीं ली थी। लेकिन जिनवू ये बात भी जानता था कि अगर ये डेंजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो इसका मतलब इससे जिनवू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अब इसके बाद जिनवू चाबी निकालता है, उस डेंजन की गेट को ओपन करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पोर्टल था मतलब कि डेंजन का जो गेट था वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जिनवू उस गेट से डेंजन में एंटर करता है और फिर हमें उस डेंजन के अंदर का एक नाइट को दिखाया जाता है जिससे जिनवू की फाइट आगे चलकर होगी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनहाओ की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर अभी जिनहाओ और उसके फादर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर जिनहाओ का ब्रदर आता है। वो अभी किसी जरूरी बात पर बात करने वाले थे और साथ में बैठकर खाना खाने वाले थे। लेकिन इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, जिनवू के पास उसी डेंजन में आता है जहां हम देखते हैं कि जिनवू अब आगे बढ़कर तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसे यहाँ पर देखकर रहना होगा क्योंकि इस डेंजन के अंदर वो अपने किसी भी हीलिंग टाइप पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पढ़कर जिनवू थोड़ा सा हैरान था क्योंकि वो डेंजन के अंदर ज्यादातर पोशन पर ही डिपेंड रहता है। तब उसे ये भी जानने को मिलता है कि वो यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो यहाँ के लगभग सभी ट्रायल्स को पास नहीं कर लेता। ये पढ़कर वो समझ गया था कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौकन्ने
बना रहने की जरूरत है। लेकिन इतने में उसे आवाज सुनाई देती है। ये एक मेटल नाइट की आवाज थी। वो अभी इसी तरफ आ रहा था। जिन्वो उसे देखता है और बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में उसकी तरफ हमला करता है, पर जिन्वो के अटैक यहाँ पर उस नाइट को कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचा पाए थे। इसके बाद अब जिन्वो अपने उस डैगर को डायरेक्ट ले जाकर उस नाइट की बॉडी की तरफ हिट करता है, पर हम देखते हैं कि इससे भी उस नाइट को कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। जिन्वो समझ गया था कि वो इस तरह से उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से वो सोचता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स को ही अलग कर दिया जाए। अब जिन्वो बहुत ही स्पीड के साथ घूमते हुए उसके पास आता है और उसके सर को पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ऐसा करने की वजह से वो नाइट मारा जा चुका था। जिन्वो देखता है कि उसके सर से कुछ ब्लैक लिक्विड निकल रहा है। जिन्वो सोचता है कि मैंने अभी तो इसे हरा दिया, लेकिन इसकी तरह अगर और भी कई सारे एक साथ मुझ पर हमला करते हैं तो उन्हें हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज उसकी स्ट्रेंथ है, जो कि लड़ने के साथ साथ कम पड़ती जाएगी। अब जब वो ये जब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर 4 और मेटल नाइट आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान था, लेकिन वो लड़ने के लिए भी तैयार था। दूसरी तरफ वहाँ जिनहाओ अपनी फैमिली के साथ जब बैठा हुआ था, तब उसके फादर यहाँ जिनहाओ के ब्रदर जिनसैंग से पूछते हैं कि उसके सारे प्लान कैसे चल रहे हैं। जिनसैंग कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो एक एस रैंक के हंटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी हंटर नहीं मिला। वो सोच रहा था कि वो ऐसे किसी हंटर को ढूंढे जो कि अभी तक एस रैंक पर पहुंचा नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में पहुंचने वाला हो। अभी जिनसंग को जिनहाओ के प्लान के बारे में भी पता नहीं था। वो जिनहाओ से कहता है कि तुम एक नॉर्मल गिल्ड चला रहे हो, उसे तुम अपने प्रोजेक्ट तरह देख सकते हो, लेकिन उसे फ्यूचर कंसीडर मत करना। अभी यहाँ पर जिनहाओ उसकी बात कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था जिन्वो को लेकर। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं, जो कि अभी जब उन 4 मेटल नाइट से लड़ रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने डैगर को दूसरी डायरेक्शन में घुमाता है। वहाँ पर असल में एक इनविजिबल मैगा था। जिन्वो देखकर हैरान था कि यहाँ पर मैजिशियन टाइप का मॉन्स्टर भी है। वैसे ये भी पता था कि ये डंजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है और ऐसे चीज यहाँ पर आ सकती है, लेकिन उसे ज्यादा अंदाजा नहीं था कि शुरुआत में ही उसे इतनी पावरफुल मैजिशियन से लड़ना पड़ेगा। मैजिशियन से लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करे तो वो उन्हें रोक सकता है, पर ऐसा करने से उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगी और एनर्जी रिकवर करने के लिए वो हीलिंग पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे अब उसे बहुत ही देर हो गई थी। लड़ते लड़ते वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने लगभग अपने 35% स्ट्रेंथ खो दी है। मतलब एक तरीके से वो 35% थक चुका है। वो समझ गया था कि डंजन में से सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो तुरंत ही स्पीड बढ़ाते हुए लड़ना चालू करता है और जल्दी उन सभी मेटल नाइट्स को खत्म कर देता है। उसने साथ ही उस मैगा को भी हरा दिया था। यहाँ पर अभी एक चीज अच्छी थी कि उन मेटल नाइट के पास से उसे एक बोतल मिल गई थी जिसके अंदर पानी था। वो उस पानी को पी लेता है और उसे जानने को मिलता है कि इन मेटल नाइट्स ने जो मेटल का आर्मर पहन रखा है वो उन्हें उसे भी हिला सकता है। वैसे उनमें से कुछ पार्ट्स टूट जाते थे, इसी वजह से वो उन्हें नहीं चुनता। वैसे तो पहले भी सोच रहा था कि आखिर वो आर्मर चुने ही क्यों, क्योंकि इससे उसके लुक्स खराब हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि आर्मर भारी होते हैं, पर जब वो सिस्टम के थ्रू उस आर्मर को चुनता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर वो आर्मर तो आ चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से इनविजिबल था और उस आर्मर का जो वेट वो भी उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा था। इस चीज से वो थोड़ा सा शॉक था। वैसे उसे आर्मर में ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाकी जो 4 मेटल थे उनके आर्मर लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय थे। वैसे अब काम की चीजें उठाने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सी एनर्जी आते हुए महसूस हो रही थी। ये बहुत ही डरावनी टाइप की थी। वो जानता था कि अगर कि आगे और ज्यादा खतरा होगा, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जब वो अपनी पूरी पावर से उस बड़े से गेट को ओपन करता है तो वहाँ अंदर आकर वो उसी रेड नाइट से मिलता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस नाइट का नाम आयरिस है। जिन्वो से देखते ही थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि जिन्वो को इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। अब तभी अचानक से वो रेड नाइट यानी कि आयरिस जिन्वो की तरफ हमला करने के लिए बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। जिन्वो उसकी स्पीड को देखकर हैरान था। वैसे अब आयरिस इसी तरह से कई सारे खतरनाक अटैक करता है। जिन्वो को तो वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब तक वो समझ पाता तब तक आयरिस फिर से बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। यहाँ पर वो और कई सारे अटैक करता है। जिन्वो के मन में अभी यही चल रहा था कि आयरिस के जो आर्मर पहन रखा है वो आर्मर बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो फिर इतनी हैवी आर्मर के साथ वो इतनी तेज स्पीड से कैसे हमला कर सकता है। पर अब वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फाइटिंग पर ध्यान देता है। वो अपने डैगर को निकालते हुए हमला करता है, लेकिन जब वो उस नाइट यानी कि आयरिस पर अपनी डैगर से अटैक कर रहा था तो उसका डैगर वही रेड लाइट की उस आर्मर को टच करते हुए रुक जाता है। हम देखते हैं कि इसका फाइनल अटैक के बाद अब आयरिस हिलना बंद कर दिया था। इसका मतलब वो मारा गया है और जिन्वो ने इस डंजन के बॉस को भी
हरा दिया है। वैसे उसके लिए जीत की तरह नहीं था, क्योंकि वो भी जानता था कि वो आयरिस के सामने नहीं टिक पाता। उसने सिर्फ एक सही मूव का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो आयरिस को हरा पाया, वरना ताकत और स्पीड के मामले में आयरिस का मुकाबला कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे अभी आयरिस को हराने के कारण उसे सिस्टम की तरफ से 4 रिवॉर्ड मिले थे। पहले रिवॉर्ड 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा रिवॉर्ड वो आयरिस का हेलमेट जो कि 50% डैमेज को कम करता है और वो 20% हेल्थ और एबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा रिवॉर्ड यहाँ पर कोई हार्ड हैंड स्किल थी जो कि हमें अभी नहीं बताई जाती, क्योंकि जिन्वू अभी उसे टेस्ट करने की मूड में नहीं था। चौथा रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। अब वो ये देखकर हैरान था कि उसने तो डेंजन क्लियर कर लिया है, फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे क्यों मिला है। मगर इससे वो समझ जाता है कि शायद अभी तक ये डेंजन पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ है। इसके बाद अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे मेटल नाइट निकलते हुए आ रहे थे। जिन्वू समझ गया था कि इसे डेंजन को क्लियर करना और जॉब प्रमोशन वाला टास्क पूरा करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल नाइट की गिनती बहुत ही ज्यादा थी। अब जो आगे फाइट होने वाली थी, जो बिल्कुल वेव की तरह है, जैसा गेम में वेव्स आती है, जिन्वू को कुछ सर्टेन नंबर में मेटल नाइट्स को खत्म करना है और उसके बाद फिर से और मेटल नाइट्स आएंगे। उसी तरह से सेम यहाँ पर होने वाला था और इसके लिए शायद सिस्टम ने पहले ही जिन्वू को वो टेलीपोर्टेशन स्टोन दे दिया। वैसे जिन्वू अभी अपने स्टेटस को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है। इसका मतलब यहाँ से वो ज्यादा वेव्स को क्लियर नहीं कर सकता। फिर भी उसने अपने डैगर निकाल लिया था और लड़ने के लिए तैयार था, पर वो छुपते हुए लड़ रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अब इस फ्लोर पर कई सारे मैगास भी आ चुके हैं, जिनके पास ऐसी पावर है कि वो जिन्वू को अपने मैजिक के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। इसका मतलब वो छुप भी नहीं सकता और उसके लिए डायरेक्ट इतनी देर तक लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। वो चेक करता है कि इस वेव को क्लियर करने में, मतलब बिना लड़े से पार करने में कितना देर लगेगी, तो उसे दिखता है कि लगभग 5 मिनट। उसे यहाँ पर खुद को संभाल कर रखना होगा। उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो कहीं छुप नहीं सकता और यहाँ पर बहुत सारे मेटल नाइट्स हैं। पर वो फैसला करता है कि उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसलिए अब वो उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन को बाहर निकालता है। हालांकि अब जब वो उसका इस्तेमाल करने वाला था, तब एक मेटल नाइट उसकी तरफ आकर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका वो टेलीपोर्टेशन स्टोन वहां से दूर फेंक गया था। अब वो यहाँ से जा नहीं सकता और अब वो मेटल नाइट भी उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब जिन्वू आगे क्या करेगा ये हमें शायद अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब जिन्वू यहाँ से टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर कर चुका था। इसका मतलब अब वो यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकता और उसके पास अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वो तुरंत ही उन मेटल नाइट से फाइट करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उन मेटल नाइट को इस तरह से खत्म कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने आता है। साथ ही उसने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी कि अब वो थकने ही लगा था और उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने ही आप कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जो कि उसे बार बार कमजोर कह रहे थे। और बाकी सभी का ठीक है, यहाँ पर उसे वो खुद भी दिखाई दे रहा था, पर वो खुद से ही कह रहा था कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें सिस्टम जैसी पावर मिल गई लेकिन फिर भी तुम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए। इसके बाद अब हमें सिटी में प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। उनके सामने भी एक फाइल रखी हुई थी, जिसमें उस खास आइलैंड की तीसरी रेड के बारे में लिखा हुआ था। ये वही आइलैंड है जिसके बारे में हमें वो 2 पार्ट पहले सुना था। अब उस फाइल के मुताबिक जो रेड हुई थी, उसके बाद वहाँ से जो हंटर बचकर आए, उनके दिमाग पर एक अलग डर छा चुका है। ये जो मेंटल ट्रॉमा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रेसिडेंट सुसाइड करने तक का तैयार है। प्रेसिडेंट यही कह रहे थे कि हमें इस चीज को लेकर कुछ करना होगा और कुछ जल्द ही करना होगा। अब इसके बाद हम वापस से उसी डेंजन के अंदर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जिन्वू को वो पुराना कमजोर वाला चेहरा उसके सामने आ रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा बहुत अच्छी हो चुकी है और तुम स्ट्रॉन्ग भी दिखाई देने लगी हो, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम इन मामूली से मेटल नाइट को तक नहीं हरा पा रहे। अभी जिन्वू चाह रहा था कि वो उससे बात करना बंद कर दे, लेकिन उसका जो क्लोन है, जो उसका दिमाग है, वो शांत नहीं हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एक मेटल नाइट आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे जमीन में दे मारता है। अब इस चीज से उसका दिमाग फिर से उसके साथ खेलने लगा था, वो फिर से उसकी बेइज्जती कर रहा था। इसी दौरान वो मेटल नाइट फाइनल अटैक करने वाला था। जिन्वू के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी, इसी वजह से वो वहाँ से हील नहीं हो सकता। वीडियो बीच में रोकने के लिए पहले तो माफ कर देना, लेकिन एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन मिली है, इस वजह से वीडियो को रोक रहे हैं। आप लोग पैसा कमाना चाहते हो लेकिन आप पैसा लगाना नहीं चाहते, तो ऐसा ही लोगों के लिए एक एप्लीकेशन है। आपको बस इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखना है, ये आपको उसके बदले पैसे देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री में कौन पैसे देता है, लेकिन इसका कारण ये है कि ये ऐप बस आपका कुछ इंटरनेट डाटा लेती है और उसके बदले आपको कुछ पैसे देती है, जिसे आप कई चीजों में यूज कर सकते हो। वैसे आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दी हुई
लिंक से उसे डाउनलोड करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या फायदा है। और वैसे भी इसे इंस्टॉल करने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए एक बार जरूर इंस्टॉल करना, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिन्वू को लग रहा था कि वो मारा जाने वाला है, लेकिन उसी टाइम पर सामने स्क्रीन अपीयर होती है जो कि उसे बता रही थी कि उसने अपना एक डेली टास्क पूरा नहीं किया है। ये चीज हमने 2 एपिसोड पहले देखी थी। क्योंकि जिन्वू यहाँ पर आ रहा था तो उसने सोचा कि डंजन उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वो डेली टास्क को बाद में कर लेगा। और हालांकि अब रात हो चुकी है और उसने अभी तक डेली टास्क कंप्लीट नहीं किया है, इसी वजह से यहाँ पर उसे टेलीपोर्ट करते हुए सेम इस डंजन में पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर वो पहली बार में पहुंचा था। जिन्वू भी खुद को लकी समझ रहा था क्योंकि उसकी जान बच गई, लेकिन वो जानता था कि ये बस उसके सिर्फ लक है। वो अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है कि उन नॉर्मल से मेटल नाइट्स के साथ लड़ सके। हालांकि वो खुश था कि उसने अपने टास्क पूरे नहीं किए। वैसे अब उसे याद आता है कि यहाँ पर वो अपने हीलिंग पोशन वगैरह से कुछ चीजों का यूज कर सकता है। वो तुरंत एक पोशन निकालता है जो कि उसकी एनर्जी को रिकवर करेगा। वो जैसे उसे पीता है तो उसकी एनर्जी लौटने लगती है। इसके बाद वो हीलिंग पोशन भी पी रहा था, लेकिन तभी स्क्रीन पर अपीयर होता है कि उसकी जो बॉडी पर चोट लगी हुई है वो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से हीलिंग पोशन उन्हें हील नहीं कर सकता। जिन्वू को तभी ये समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर किसी तरह से अपने लेवल को अप कर लेता तो इससे उसकी जो एनर्जी यानी कि जो बॉडी में चोट लगी हुई है वो भी अपने आप ही हील होने लगेगी। इसलिए उसे किसी तरह से अपने लेवल को बढ़ाना होगा। और उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि तभी वहाँ पर कुछ डेजर्ट मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनके ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। जिन्वू ने देखते ही समझ जाता है कि अगर वो इंसान थोड़ी देर तक लड़ेगा तो वो उन्हें आराम से हरा देगा। इसलिए जिन्वू बिना टाइम वेस्ट करे हुए तुरंत ही उनसे फाइट करने लगता है। यहाँ जिन्वू फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ हम अभी उसकी सिस्टर को देखते हैं। वो घर पर थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। इसी वजह से उसे जिन्वू की थोड़ी चिंता हो रही थी। वो सोचती है कि जिन्वू डंजन के लिए गया था, लेकिन वो कभी भी इतनी रात तक काम नहीं करता। शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी जिस वजह से वो घर पर लौट कर नहीं आया। हालांकि जिन्वू की किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वो तो अभी वहाँ पर डंजन में उन सेंटिपिड मॉन्स्टर से लड़ रहा था। हम देखते हैं कि अभी उसने वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और अभी भी उसके पास 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है वापस लौटने के लिए, जो कि वो सिस्टम ने उसे अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए दिया है। जिन्वू का यहाँ पर लेवल अप हो चुका था। वो देखता है कि उसकी जो इंजरी थी वो भी ठीक हो गई है। वो सोचता है कि अभी भी उसके पास 10 मिनट है। वो अपनी इन्वेंट्री में से कुछ ऐसा देख सकता है जिससे कि वो बाद में फाइट कर सके, क्योंकि उसके पास कोई परफेक्ट वेपन नहीं था। जैसे ही वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है तो यहाँ पर उसे एक डैगर मिलता है। उसके ऊपर उसका टाइटल लिखा हुआ था और उसका टाइटल ही नाइट किलर है। ये देखकर जिन्वू तुरंत ही उसे एक्वायर कर लेता है और उसके पैसे चुका देता है। अभी जिन्वू को जानने को मिलता है कि ये एक खास डैगर है। उससे वो अगर किसी भी आर्मर वाले ओपोनेंट पर हमला करता है तो 25% ज्यादा डैमेज पड़ेगा। जिन्वू सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तभी वो डिसाइड करता है कि उसे एक इसके पास जो स्टोन मिला था वो स्किल स्टोन था, वो उसे भी यूज करेगा। यहाँ पर जिन्वू जैसे ही उसे यूज करता है तो जिन्वू को एक नई स्किल मिलती है। इस स्किल के दौरान वो सामने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसे हवा में फ्लोट कर सकता है। ये स्किल बहुत ही काम की है। लेकिन जब जिन्वू को सामने खड़े हुए इस मॉन्स्टर की बॉडी को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे उठा नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने आता है कि जिन्वू का जितना लेवल है उतने लेवल पर वो एक सर्टेन वेट या फिर किसी सर्टेन अमाउंट की चीज लिफ्ट कर सकता है। जब उसका लेवल बढ़ेगा तो वो सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी उठा पाएगा। हालांकि ये स्किल जिन्वू को फ्यूचर में ज्यादा काम आएगी। इसके बाद 10 मिनट पूरे हो चुके थे। वो वापस से उसी डंजन में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो वो मेटल नाइट्स थे उनकी गिनती अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जिन्वू को बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है। इसलिए अब वो तुरंत ही अपने उस डैगर को निकालते हुए हमला करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी मेटल नाइट्स को खत्म करते जा रहा था, लेकिन उसे अभी थोड़ी सी वियर्ड फीलिंग आ रही थी क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड मेटल नाइट है। अगर वो इन्हें खत्म करेगा तो इससे उसे अनलिमिटेड एक्सपी मिलेगी जो कि उसके लेवल को बढ़ा सकती है। लेकिन उसने इतने सारे नाइट्स को खत्म कर दिया है फिर भी उसे कोई भी एक्सपी नहीं मिली। वो तभी जिन्वू नोटिस करता है कि वहाँ पर जो मैगास थे, मतलब वो जो मैजिशियंस थे, वो किसी तरह के स्पेल को कास्ट कर रहे हैं। जिन्वू समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जो कि इन मेटल नाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं और मेटल नाइट्स इनके वेपन है। इस वजह से जिन्वू को भी किसी वेपन को रोकने के पॉइंट नहीं मिल रहे थे। वैसे अभी जिन्वू इस चीज के लिए कंफर्म नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही जाकर एक मैजिशियन पर हमला करता है। वो जंप करते हुए अपने डैगर को फेंकता है और डैगर सीधा जाकर उस मैजिशियन को लगता है। वो मैजिशियन मारा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मेटल नाइट्स जिन्हें उस मैजिशियन ने ही कास्ट किया था वो सभी टूटकर गिर चुके थे। ये देखते हुए जिन्वू समझ जाता है कि वो शुरुआत से ही फालतू में मेहनत कर रहा था इन मेटल नाइट्स को खत्म करने में। अब वो अपनी उस खास स्किल का यूज करता है जिससे वो बहुत ही स्पीड से भाग सकता है और लगभग वो गायब हो जाता है। जिस चीज को देखकर बाकी जो मैजिशियन
बनते वो अपने सामने अपीयर होते हैं, क्योंकि अभी वो इनविजिबल हैं। लेकिन जैसे ही वो अपीयर होते हैं तो जिन्वू उनकी तरफ भी हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि अभी भी 4 मैजिशियन बचे हुए थे और वो चारों ही गायब थे। इस वजह से जिन्वू आगे बढ़ रहा था और वो मैजिशियन उन मेटल नाइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्वू का रास्ता रोकने के लिए, जिस दौरान जिन्वू कई सारे मेटल नाइट्स को ऐसे मार देता है और उसके बाद में को ऐसे ही मार देता है और इसके बाद में वो एक और मैजिशियन को ढूंढकर उसे भी खत्म कर देता है। बाकी जो 3 मैजिशियंस थे वो ये चीज देखते हुए उन मेटल नाइट्स को छोड़कर अपनी एक नए स्पेल कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गोलम आ चुका था। ये भी एक गोलम नाइट है, लेकिन इसका साइज बाकी से बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी जिन्वू इसे रोकने के लिए तुरंत ही बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर वो झूमर टाइप की चीज लटकी हुई थी। जिन्वू उसकी चेन तोड़ते हुए उसे इस मेटल नाइट गोलम के ऊपर गिरा देता है। हालांकि जिन्वू जानता था कि उसे इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक नहीं हारने वाले जब तक कि वो मैजिशियन जिंदा है। इसी वजह से ऐसा करने के बाद जिन्वू तुरंत ही उन मैजिशियंस पर हमला कर देता है। जिन्वू बहुत स्पीड से हमला करता है और मैजिशियंस भी अभी इस गोलम को कंट्रोल कर रहे थे। इस वजह से उन्हें बाकी के मेटल नाइट पर से अपना फोकस हटा दिया था। इस कारण से वो अभी मेटल नाइट को आगे करते हुए खुद को नहीं बचा पाते और जिन्वू के एक ही अटैक में वो तीनों मैजिशियन एक साथ मारे जाते हैं। हालांकि इसके बाद जिन्वू नोटिस करता है कि वो जो बड़ा सा गोलम था वो अभी भी हारा नहीं है, वो जिंदा है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा सा हैरान था। वैसे अब वो गोलम उसकी तरफ हमला करने वाला था, लेकिन तभी जिन्वू उसके अटैक को रोकते हुए उसके अटैक को उसी के ऊपर मोड़ देता है और वो मारा गया था। जिन्वू ने ये पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया था, जिस वजह से अभी उसके सामने स्क्रीन अपीयर होती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद अभी जिन्वू के लिए एक क्लास चुनी जाती है। जिन्वू को लगता है कि शायद वो खुद से अपनी क्लास चुन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टम पहले उसे पूरी तरह से एनालाइज करता है और उसके बाद उसकी क्लास उसके सामने आ जाती है। उसे यहाँ पर नेक्रोमेंसर क्लास मिली थी। ये देखने के बाद जिन्वू बहुत ही ज्यादा हैरान था। असल में जो नेक्रोमेंसर क्लास होती है वो मैजिशियन टाइप के लोगों के लिए ही होती है। तो जिन्वू इस वजह से हैरान था क्योंकि उसने अभी तक शुरुआत से लेकर एशियन टाइप ट्रेनिंग की है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है, क्लोज रेंज में फाइट करता है, जबकि मैजिशियन और असासिन दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। इस वजह से जिन्वू सोच रहा था कि अगर वो एक नेक्रोमेंसर क्लास में ज्वाइन होता है तो उससे अभी तक की उसकी जो असासिन वाली ट्रेनिंग थी वो बेस्ट हो जाएगी। हालांकि वो देखते हैं कि स्क्रीन पर रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी लिखा हुआ है, जिससे उसे शायद कोई दूसरी क्लास दे दी जाएगी। अभी जिन्वू को कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था और उसे नेक्रोमेंसर क्लास के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। इस वजह से वो तुरंत ही इसे कैंसिल करने लगता है। लेकिन जब वो कैंसिल के बटन पर क्लिक करता है तो यहाँ पर फिर से स्क्रीन अपीयर होती है जो कि उससे कह रही थी कि अगर वो इस क्लास को रिजेक्ट करता है तो उसके पास से सिस्टम की पावर चली जाएगी, ये सिर्फ पेनल्टी के लिए रहेगा। जिस वजह जिन्वू ये देखकर हैरान था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचता है कि सिस्टम खुद उसे फोर्स कर रहा है नेक्रोमेंसर क्लास ज्वाइन करने के लिए, और हालांकि सिस्टम ने शुरुआत से लेकर ही उसे अभी तक स्ट्रॉन्ग बनाया है। इस वजह से जिन्वू को सिस्टम पर भरोसा था। वो तुरंत ही अब नेक्रोमेंसर क्लास को सिलेक्ट कर लेता है। वैसे भी जिन्वू सोच रहा था कि जिस तरह से मैजिशियन अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करते हैं, उन मेटल नाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, सेम उसी तरह से जिन्वू भी नेक्रोमेंसर बनने के बाद वैसे स्पेल कास्ट कर पाएगा। अब जैसे उसने इस क्लास को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट किया था तो उसके पास पावर्स आना शुरू हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी पर सिस्टम था वो अपग्रेड हो चुका था। इसके बाद से उसे शैडो मोनार्क का टाइटल दिया जाता है और उसे कई सारे एक्साइटेड रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डंजन के अंदर जिन्वू ने बिना टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल किए हुए पूरे डंजन को क्लियर किया था। क्योंकि हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो बीच में ही टेलीपोर्ट करने वाला था, लेकिन फिर भी उसने बिना टेलीपोर्टेशन स्टोन के ये सब किया। इस वजह से उसे यहाँ पर 10 एबिलिटी पॉइंट दिए जाते हैं जिन्हें वो अपने स्टेटस में ऐड कर सकता है। साथ ही उसकी बॉडी से डार्क ऑरा भी निकल रहा था और जिन्वू को भी कुछ से चीजें मिलती हैं जिनमें हम शायद फ्यूचर में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी चीजें नहीं बताई जाती। वैसे अब सब पूरा हो चुका था, इसलिए जिन्वू अब वापस जा सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बाकी जो मेटल नाइट्स थे और जो मैजिशियंस थे उनकी बॉडी से एक डार्क ऑरा निकल रहा है। जिन्वू को ये चीजें समझ में नहीं आती। तभी वहाँ पर सिस्टम में अपीयर होता है और उसे समझाता है कि उनकी शैडोज है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उनकी सोल है। जिन्वू इनका इस्तेमाल कर सकता है लड़ने के लिए। ये सुनकर जिन्वू हैरान था। तभी सिस्टम उसे एक और वर्ड चुनने को कहता है, जिस वर्ड के साथ वो हमेशा किसी भी डेड बॉडी की सोल को बाहर निकाल पाएगा। तो यहाँ पर जिन्वू अराइज वर्ड का इस्तेमाल करता है। वो जब भी अराइज कहेगा तो इससे वो डेड बॉडी की सोल और शैडो को बाहर निकाल सकता है। अब जिन्वू जब इसका इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर वो टोटल 11 मेटल नाइट की सोल को बाहर निकाल चुका था। उसे बताया जाता है कि इनका लेवल सेम होगा, जितना कि उस मेटल नाइट का सेम था उसकी सोल का भी उतना लेवल होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो मेटल नाइट जिन्वू को चुनता है कि नहीं, क्योंकि एक बार अगर जिन्वू ने उसकी सोल निकाली तो वो मेटल नाइट जिन्वू का सर्वेंट बन जाएगा, यानी कि जिन्वू का उसका मास्टर होगा। अब
जिन्वू को याद आता है कि इसी चीज से वो शायद आइग्रिस की सोल को भी बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से वो तुरंत ही आइग्रिस के पास जाता है। वहाँ उसकी सोल को बाहर निकालने से पहले उस इन 11 मेटल नाइट्स की सोल को वापस भेज दिया था। जब वो आइग्रिस के ऊपर सेम अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, जो देखकर जिन्वू हैरान था। मतलब आइग्रिस असल में मास्टर चुनना नहीं चाहता। जिन्वू फिर से कोशिश करता है लेकिन वो इस बार भी नामुमकिन हो चुका था। जिन्वू को सिर्फ 3 चांस मिले थे जिसमें उसने 2 चांस यूज कर लिए थे, आखिरी चांस था। इसलिए जिन्वू पहले आइग्रिस से कहता है कि वो एक वॉरियर है, उसे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, वो दोनों मिलकर भी लड़ सकते हैं। जिसके बाद जिन्वू तीसरी बार अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है और फाइनली आइग्रिस ने जिन्वू को अपना मास्टर चुन लिया था। इसके बाद हम कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अभी उसी खास आइलैंड की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसके साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है।